हाय एवरीवन, आज इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 41 है। इसमें हम एमटीएस 2022 के पेपर सॉल्व करेंगे और ये 13 जून 2023 शिफ्ट 2 का पेपर है। तो चलिए इस पेपर को देख लेते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यू हैव एग्जैक्टली 1 आवर टू कंप्लीट्स द एग्जाम। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आपका क्या सही है और क्या आएगा इसकी जगह। और या ये सही है तो नो इम्प्रूवमेंट हम टिक करेंगे कि आवर टू कंप्लीट। तो मैंने हमको हमेशा एक चीज़ बताई है कि जो इन्फिनेटिव होता है टू के साथ V1 आता है, ठीक है, टू के साथ V1 फॉर्म आती है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कई पेपर्स कई सवालों में हमने लगाया है प्रीवियस पीवाईक्यू सीरीज की जो हम सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो टू के बाद V1 फॉर्म आएगी तो कंप्लीट्स नहीं आएगा, कंप्लीट आएगा। तो आवर टू कंप्लीट हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। वहीं पर अगर हम दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल है आपको गिवन इडियम्स दिया है, इसका मतलब बताना है। एथनिक क्लेंजिंग, एथनिक क्लेंसिंग का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ सर्टेन। ये डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, किलिंग ऑफ अ सर्टेन एथनिक और रिलीजियस ग्रुप ऑन अ मैसिव स्केल। मतलब बड़े स्तर पर किसी एक सर्टेन एथनिक और रिलीजियस ग्रुप का मार देना, उनका मतलब एक तरह से उनको मतलब नरसंहार जैसे बोलते हैं, एकदम मार देना, उसको बोला जाता है एथनिक क्लेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, दे आर वेटिंग फॉर द बस व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। वो वेट कर रहे थे जब एक्सीडेंट हुआ था। तो ये बताओ वो कब वेट कर रहे थे, जब एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट कब हुआ है, पास्ट में हुआ है, तो पास्ट में ही वेट कर रहे होंगे। तो आर क्यों आया, वो वर आना चाहिए। दे वर वेटिंग फॉर द बस जब एक्सीडेंट हुआ, तो वर वेटिंग हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये तो हम कई बार देख चुके हैं कि अगर एक सेंटेंस पास्ट में है तो ऐसा तो है नहीं कि जब अभी वो वेट कर रहे हैं और एक्सीडेंट हुआ था। मतलब कॉमन सेंस तो यही बनता है ना कि जब एक्सीडेंट हुआ वो वेट कर रहे थे, सिंपल सी बात है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, आफ्टर द फर्स्ट डिफीट ही हैड टू। तो देखो सबसे पहले टू आ गया और टू के बाद V1 आएगा, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, ठीक है। तो ही हैड टू फ्रॉम फ्रांस टू द फ्रांस विद द इम्प्रेस, कि मतलब हार के बाद इंसान क्या करते हैं, भागते हैं ना एक जगह से। मतलब जैसे वो फ्रांस से क्या है, भागे। तो उसके लिए क्या, जो भागने के लिए जो मीनिंग आती है उसका मतलब होता है फ्ली। फ्ली का मतलब होता है रन अवे फ्रॉम अ प्लेस। फ्ली का मतलब लिख लो, रन अवे फ्रॉम अ प्लेस, फ्रॉम अ प्लेस, ये होता है आपका फ्ली। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ फ्लीट, तो फ्लीट भी इंपॉर्टेंट है पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लीट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ शिप, जहाजों का बेड़ा जिसे हिंदी में बोला जाता है। और अगर मैं देखता हूँ फ्ली, FLEA, फ्ली, फ्ली का मतलब होता है एक इंसेक्ट्स होते हैं जो किस पे डिपेंड रहते हैं, ह्यूमंस के, एनिमल्स के उस पर, ब्लड पर, जैसे मच्छर वगैरह, ठीक है। फ्ली, फ्ली हो गया। आप बोल फ्ली को लिख लो इंसेक्ट, इंसेक्ट डेट फीड ऑन ब्लड ऑफ मैमल्स, ब्लड ऑफ मैमल्स, ठीक है। और हमारा फ्लिंज रह गया ना। फ्लिंज का मतलब बेसिकली अगर मैं यहाँ पर फ्लिंज का मतलब देखता हूँ, तो आपका फ्लिंज का मतलब होता है किसी को मुक्का मारना, किसी को धक्का देना, किसी को हर्ट करना। तो लिख लो, किसी को बाहर फेंक देना, थ्रो और हर्ट, थ्रो और हर्ट समथिंग और संबंध, समथिंग संबंध दोनों लिख सकते हो। थ्रो और हर्ट समथिंग विद फोर्स, विद फोर्स। तो ये इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, इडियम्स है, इसका मतलब आपको बताना है कि बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है। तो देखो बाइट द बुलेट का मतलब होता है कुछ डिफिकल्ट करने के बारे में सोच, मतलब डिसाइड करना, डिसाइड टू डू समथिंग दैट इज डिफिकल्ट, कुछ ऐसा डिसाइड करना जो कि करना डिफिकल्ट है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट मतलब ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, रफिन इज सीकिंग दैट हार्मनी ऑफ ह्यूमर इन ट्रूथ टेलिंग अमिड डेस्पेयर। तो हार्मनी का आपको बताना है क्या, अपोजिट वर्ड बताना है, बेसिकली एंटोनियम बताना है, ठीक है। तो हार्मनी का मतलब होता है एक तरह से एग्रीमेंट होना, ठीक है। मतलब मिलजुल के रहना, एग्रीमेंट से रहना, कंपेटेबिलिटी रहना, ठीक है, वो आपका हार्मनी हो गया। और अगर हम देखा जाए इसका एंटोनियम अपोजिट वर्ड, तो डिस्कॉर्ड होता है लेक ऑफ हार्मनी या डिसएग्रीमेंट, मतलब एक दूसरे से मतलब विचार ना मिलना, तो वो होगा आपका डिस्कॉर्ड। वहीं पर अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, कन्फर्मिटी हार्मोनी का सिनोनियम हो जाएगा, ये आपका
कन्फर्मिटी का मतलब एग्रीमेंट भी होता है, ठीक है। सेक्शनल, सेक्शनल तो आप जानते हो, सेक्शंस में कोई पर्टिकुलर सेक्शन होना उसको सेक्शनल बोलते हैं। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है फर्मनेस, एक तरह से दृढ़ निश्चय जो ले लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, आई कुड नॉट मेक आउट वॉट इट इज फॉर द विंड वॉज रसलिंग द कॉर्न सॉक्स। तो देखो सबसे पहले आपको ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा देखने में, आई कुड नॉट मेक आउट। देखो आई कुड नॉट मेक आउट का मतलब समझ में ना आना, कि मुझे समझ ही नहीं आया। वॉट इट वॉज, तो देखो वॉट इट इज लिखा हुआ है, फॉर द विंड वॉज रसलिंग, रसलिंग द कॉर्न सॉक्स, मतलब कि जो हवा आई, हवा का झोंका हुआ जो कॉर्न का जो कॉर्न सॉक्स होते हैं, मतलब कि जो कॉर्न का उस मक्का का जो खेत होता है उसमें से एकदम आवाज करती हुई गई। लेकिन अब एक बात बताओ, ये पूरा सेंटेंस जब पास्ट में है तो यहाँ इट इज आएगा या इट वॉज आएगा, कि मतलब वो मेरे को समझ में नहीं आया कि वो क्या था, वॉट इट वॉज, तो यहाँ पर वॉट इट वॉज आएगा, ठीक है। तो हमारा जो जिसमें करेक्शन किस में होगा, जिसमें इट वॉज लिखा हो, इट इज लिखा होगा, तो ये मेरा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, इंक्लूसिव ऑफ प्राइवेट पैक्स इट इज डिफिकल्ट टू मोर देन एन ओवरऑल टोटल ऑफ 60 ड्रैग और एंड और ब्लड हाउंड पैक्स। अब यहाँ पर बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में आपका क्या यहाँ पर सही जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा। तो देखो, इंक्लूसिव ऑफ प्राइवेट पैक्स इट इज डिफिकल्ट टू मोर देन एन ओवरऑल टोटल ऑफ 60 ड्रैग एंड और ब्लड हाउंड पैक्स, कि मतलब 60 से ज़्यादा, मतलब ऐसा सोचना भी, मतलब इमेजिन करना भी आपके लिए, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि प्राइवेट पैक्स में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू, इमेजिन आएगा, इमेजिन को इन्विसेज भी बोला जाता है, तो यहाँ पर इन्विसेज हमारा सही हो जाएगा, INVSAG। मतलब इन्विसेज का मतलब इन्विसेज का मतलब होता है इमेजिन करना, इमेजिन करना, विजुअलाइज बोल सकते हो। कि इंक्लूसिव ऑफ प्राइवेट पैक्स, मतलब जो इंक्लूसिव प्राइवेट पैक्स हैं, इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन मोर देन एन ओवरऑल टोटल ऑफ 60 ड्रैग्स और ब्लड हाउंड पैक्स, मतलब 60 से ज़्यादा जो आपके पैक्स हैं उनसे ज़्यादा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ये बेसिकली कहना चाह रहा है। तो इमेजिन का सेंस बनना है तो इन्विसेज यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगर हेमरेज की बात करते हैं तो हेमरेज का मतलब होता है खून निकलता है, ब्लीडिंग जो होती है हैवीली, उसको हेमरेज बोला जाता है। और पैकेज का मतलब तो आपको पता है, जो हम पैकेजिंग वगैरह करते हैं, रैप करते हैं, वो होता है। और डिस्करेज का मतलब किसी को डिमोरलाइज करना, वो डिस्करेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमंस आर ड्रॉन टू फूड्स दैट इज फैटी, स्वीट, रिच एंड कॉम्प्लेक्स, कि मतलब ह्यूमंस जो फूड के लिए ड्रॉन होते हैं, बेसिकली कौन से होते हैं, वो फैटी होते हैं, स्वीट्स होते हैं। तो देखो हम डेट इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, तो जब डेट का मतलब हम किसके लिए लगा रहे हैं, फूड्स के लिए लगा रहे हैं, तो फूड्स हमारा प्लूरल है, तो हमारा यहाँ सिंगुलर वर्ब क्यों आएगी। और मैंने पता है आपको कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कितने एरर आते हैं, तो यहाँ पर डेट आर आएगा, डेट आर फैटी, स्वीट, रिच एंड कॉम्प्लेक्स। तो हमारा डेट इज की जगह क्या आएगा, डेट आर। तो हमारा किस वाले पार्ट में एरर होगा, इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, समवन थिंग्स चार्लेस शुड द ब्रिटिश थ्रोन एंड कम आउट हेयर इंस्टेड, मतलब कि बेसिकली ये कहना चाह रहा है सेंटेंस, मतलब जो अगर सेंटेंस अगर आप पढ़ोगे तो ऑथर ये कहना चाह रहा है कि समवन थिंग्स, मतलब किसी को लगा कि चार्ल्स को क्या करना चाहिए, ब्रिटिश का थ्रोन छोड़ देना चाहिए और इधर आ जाना चाहिए। तो त्याग देना, कोई चीज़ छोड़ देना, मतलब और अपना थ्रोन त्याग देना, अपनी राजगद्दी त्याग देना, उसके लिए अब्डिकेट का यूज करते हैं। इसका अब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, त्यागना। और स्पेशली ये अपना राज वगैरह, अपना कोई राजा वगैरह के लिए कोई अपना राज त्याग दिया कुछ, उसके लिए ही एब्डिकेट का ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो अब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ डिकॉर्टिकेट, तो डिकॉर्टिकेट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे किसी चीज़ के ऊपर, जैसे हम जैसे नारियल खाते हैं, नारियल होता है, उसके ऊपर जो उसका काफ़ी, मतलब नारियल क्या, कोई एक छोटा सा फ्रूट, उसके आउटर लेयर को जो हटाते हैं, ठीक है, और उसे एकदम खाने योग्य बनाओ या उससे हटा के थोड़ा साफ बनाओ, तो उसको डिकॉर्टिकेट बोलते हैं। ऑथेंटिक का मतलब जेन्युइन होता है, सच मतलब जेन्युइन होता है, ये तो पता होगा। और रेसिप्रोकेट का मतलब होता है किसी के इशारे के अनुसार काम करना, उसको रेसिप्रोकेट बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है जो इस फिल इन द ब्लैंक्स में हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। एरोगेट इन बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन, ठीक है, पहले देखते हैं क्या आएगा।
इन बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन हैव रिजल्टेड एन हायर एक्सपेक्टेंसी रेट एंड लोअर मोर्टिलिटी रेट। तो देखो वो कह रहा है जब से बायोटेक्नोलॉजी में क्या आया है उसकी वजह से क्या हुआ है बायोटेक्नोलॉजी और मेडिसिन में, कि उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो एक्सपेक्टेंसी रेट है, जो लोगों की जीने की टाइम है वो बढ़ गया है, और जो मरने का रेट है वो थोड़ा कम हो गया है। मतलब लोग जल्दी नहीं मर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेडिसिन में क्या कर लिया, एडवांसमेंट कर लिया है। बेसिकली ये तो कोई भी लगा देगा, एडवांसमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन, कि हम मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो गए, एडवांस हो गए हैं। एरोगेट का अगर देखा जाए तो एरोगेट का मतलब होता है किसी से कोई चीज़ छीन लेना, है ना। और मतलब उस पर तुम्हारा हक भी नहीं हो ना, विदाउट योर हक किसी चीज़ से कोई चीज़ छीनने के लिए हम एरोगेट लिखते हैं। तो एरोगेट का मतलब अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो टू टेक, किसी से कोई चीज़ ले लेना या किसी चीज़ पर अपना क्लेम करना। टू टेक और क्लेम समथिंग समथिंग विदाउट जस्टिफिकेशन, मतलब आपके पास उस चीज़ का कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है और आपकी वो चीज़ है ही नहीं, मतलब किसी चीज़ से कोई चीज़ छीन लेना ज़बरदस्ती, उसको बोला जाता है टू टेक और क्लेम समथिंग विदाउट जस्टिफिकेशन। अवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक, किसी से नफरत होना एक तरह से, और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक के लिए यूज किया जाता है अवर्जन। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक का मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मतलब अवर्जन का मतलब होता है किसी से नफरत होना। सैचुरेशन का मतलब होता है एक पीक पॉइंट आना, जैसे कोई चीज़ कंप्लीटली फिल हो गई या एक पीक पॉइंट आने के लिए हम सैचुरेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फार फार एट द टॉप ऑफ देम अ सावर ऑफ ब्राइट रेड स्पार्क्स हैड फ्लैड अमंग द स्टार्स, मतलब एक साबर की बात करी जा रही है और उसके टॉप की बात करी जा रही है। एक ही साबर है तो मैं देम नहीं लगाऊंगा, सिंगुलर नाउन हमारा क्या आएगा, टॉप ऑफ इट आएगा। ठीक है, अ सावर की बात की जा रही है ना, फार एट द टॉप ऑफ देम अ सावर और ब्राइट रेड स्पार्क्स हैड फ्लेयर्ड अमंग द स्टार्स। तो जब हम एक साबर की बात कर रहे हैं तो डैम नहीं आएगा यहाँ पर हमारा, डैम की जगह क्या आएगा, डैम की जगह हमारा आएगा टॉप ऑफ इट आएगा, टॉप ऑफ इट। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये डैम नहीं आएगा, इसकी जगह इट आएगा, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ हम इट लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम डैम लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिश्चियन टाइम्ड राउंड एंड स्टाइरेड स्टाइरेडेड ऑफ इनटू द ब्लैकनेस एंड आई गॉट इनटू माय कार। टाइम्ड पास्ट टेंस को दिखाता है, ठीक है। आई गॉट पास्ट टेंस को दिखाता है। जब पूरा सेंटेंस हमारा फ्रेम पास्ट में है तो ये हमारा प्रेजेंट में कैसे हो जाएगा, ये भी हमारी पास्ट में आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉर्डेड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, स्टॉर्डेड हो जाएगा यहाँ पर। स्ट्राइड नहीं, मतलब सॉरी, मतलब स्ट्राइड, स्ट्राइड की सेकंड फॉर्म उन्होंने गलत लिखी है ना, स्ट्राइडेड नहीं होता कोई वर्ड में भी। एक मिनट इसे रफ करते हैं। स्ट्राइडेड वर्ड नहीं होता, एक वर्ड होता है स्ट्राइड ऑफ, स्ट्राइड ऑफ। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म उन्होंने लिखी स्ट्राइडेड ऑफ, स्ट्राइडेड ऑफ, जो कि गलत है। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है स्ट्रॉड ऑफ, स्ट्रॉड ऑफ। तो हमारी स्ट्रॉड ऑफ आएगी यहाँ पर, और स्ट्रॉड ऑफ कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। और स्ट्रॉड के साथ, स्ट्राइड के साथ हमेशा ऑफ डबल एफ वाला आता है, ये ध्यान रखना है, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन में। नेक्स्ट है हमारा, अ पर्सन हु हैज़ मनी स्पेशली इन्वेस्टेड इन बिजनेस, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसा है और मतलब और जो इन्वेस्ट करता है किसमें, बिजनेस में, तो उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, उसको क्या बोला जाता है, कैपिटलिस्ट बोला जाता है। इथिकली गुड बिहेवियर वन हैज, अगर किसी का कुछ इथिकली गुड बिहेवियर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, वर्च्यू बोलते हैं, वर्च्यू, उसे क्या बोला जाता है, वर्च्यू। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज पर, मतलब किसी चीज से कॉन्ट्राडिक्ट करना। जैसे सामने वाला कुछ और कह रहा है, आप वो बात नहीं मान रहे हो, आप बोल रहे हो भाई ये गलत है, आपको क्या बताना, सिनोनियम बताना। तो कॉन्ट्रावेन भी यही होता है कि किसी की बात से सहमत ना होना, तो आपका ये दोनों सिनोनियम हो जाएंगे। परमिट का मतलब अलाउ करना, परमिशन देना। वेरीफाई का मतलब जांच करना कि ये सही है या नहीं। और अगर हम बाउच का मतलब देखें कि बाउच का मतलब क्या होता है, BOUCH, तो बाउच का मतलब यहाँ पर होता है कोई जैसे ट्रूथ है, कोई सच बात है, उसको सपोर्ट करने के लिए हम बाउच का यूज करते हैं, एक तरह से ये मान सकते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो देखो सोवर की स्पेलिंग सही है, मेजर की सही है, पैटर्न की सही है। ग्रेविटी की स्पेलिंग जो होती है आपकी GRAVITY, ये आपकी ग्रेविटी की स्पेलिंग सही होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना है किसका, सिर्फ ब्रैकेटेड वर्ड का, फर्मली।
फर्मली अभी मैंने बताया था आपको, फर्मली मतलब एक तरह से डेडिकेशन, मतलब फर्मली मतलब एक दृढ़ता से बात करते हैं, उसके लिए हम फर्मली यूज करते हैं। और फर्मली का अगर हम देखते हैं यहाँ पर सिनोनियम, तो फीवरली मतलब होता है कमज़ोर, तो ये तो नहीं होगा फीवरली आपका। और उसके बाद है लैंग्यूडली, तो लैंग्यूडली का मतलब यहाँ पर होता है एनर्जी, लेकिंग ऑफ एनर्जी, तो ये भी नहीं होगा, एक तरह से ये एंटोनियम हो गया। और अगर हम बात करते हैं स्टिफली, स्टिफली का भी मतलब होता है इन अ स्ट्रॉन्ग मैनर, स्टिफली का मतलब होता है इन अ स्ट्रॉन्ग मैनर, इन अ स्ट्रॉन्ग मैनर। तो ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि फर्मली का भी मतलब सेम होता है इन अ स्ट्रॉन्ग मैनर। इम्पोर्टेंटली, इम्पोर्टेंटली का मतलब होता है यहाँ पर विदाउट पावर, लेक ऑफ एनर्जी, आप लिख सकते हो लेक ऑफ पावर, लेक ऑफ पावर, या आप बोल सकते हो लेक ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, लेक ऑफ पावर बोल सकते हो, लेक ऑफ स्ट्रेंथ बोल सकते हो। फीवरली का मतलब होता है बीक, बीक, बीकली। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। पैलेसियल सही है, स्कर्बी सही है, ऑब्लिक सही है। पैनिक की स्पेलिंग ये नहीं होती, पैनिक की स्पेलिंग होती है PANACHE। और पैनिक का मतलब क्या होता है ये बताना है। तो पैनिक का मतलब होता है फ्लैम्बोयंट कॉन्फिडेंस, एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना उसको। पैनिक का मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंस, और इसको फ्लैम्बोयंट भी बोलते हैं, जो मतलब फालतू बात करते हैं। ठीक है, फ्लैम्बोयंट कॉन्फिडेंस, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के लिए यूज किया जाता है पैनिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनियम बताना है। एवंडेंट, अवंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कोई चीज़ होनी, और अगर आपको एंटोनियम बताना है तो मेग्र का मतलब होता है कोई चीज़ की कमी होनी। और यहाँ पर अबंडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होना। अब एक रूल देखेंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत सवाल बनते हैं। अभी इस पेपर में भी एक सवाल बना था अभी ऊपर जो हमने किया है, कि जो मॉडल्स होते हैं ना, मॉडल्स क्या होते हैं आपके, जैसे सेल हो गया, बिल हो गया, आपका सेल हो गया, बिल हो गया, कैन हो गया, मस्ट हो गया, ठीक है, और आपका कुड हो गया, ठीक है, मे हो गया, माइट हो गया, ये आपकी क्या है, सब मॉडल्स वर्ब हैं। तो ये ना तो अपने बाद इन्फिनेटिव लेते हैं, मतलब टू के साथ बी वन भी नहीं लेते ये अपने साथ, और ना ही ये अपने साथ एडजेक्टिव लेते हैं। अभी देखो ऑप्शन से, अभी सेंटेंस से आपको समझ में आएगा। मैं लिखता हूँ यू शुड नॉट बोस्टिंग ऑफ योर अचीवमेंट। यू शुड, शुड क्या है, मेरा मॉडल वर्ब है, और शुड के बाद जो मेरी वर्ब आ रही है वो बोस्टिंग आ रही है, ING लग रहा है, और मुझे क्या चाहिए, बेस फॉर्म चाहिए वर्ब की। इनके बाद क्या आता है, इनके बाद आता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है मेरी, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर बोस्टिंग ना आके बोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, यू शुड नॉट बोस्ट ऑफ योर अचीवमेंट। उसके बाद द पेडेस्ट्रियंस शुड टू बी। अब देखो मैंने बताया ना, शुड अगर मॉडल वर्ब है तो उसके बाद इन्फिनेटिव भी नहीं आएगा, मतलब टू के साथ B1 भी नहीं आएगा, तो टू मेरा कट जाएगा, टू के साथ डायरेक्ट भी आएगा शुड बी। तो ये भी आपका समझ में आ गया कि मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनेटिव भी नहीं आता। इन्फिनेटिव होता है टू के साथ B1, तो टू के साथ B1 नहीं आएगा, डायरेक्ट मॉडल वर्ब के साथ V1 आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक और शुड के साथ एडजेक्टिव नहीं आता, जैसे कि देखो क्वेश्चन में जैसे ये है फोर्थ, अगर हम देखते हैं यू शुड ऑनेस्ट, तो देखो ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव। और मैंने क्या बताया, मॉडल वर्ब के बाद, मैंने अभी बताया आपको कि मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। इसके बाद ना तो आपका एडजेक्टिव आएगा, ना तो आपका एडजेक्टिव आएगा, और ना ही आपका इन्फिनेटिव आएगा। इन्फिनेटिव आएगा, इन्फिनेटिव नहीं जानते जो लोग, वो बस इतना ध्यान रखो कि टू प्लस B1 भी नहीं आता मॉडल वर्ब के साथ। और जितनी भी सेल, शुड, कुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, ये सब मॉडल वर्ब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें वी शुड, तो अगर हमें ये सही बनाना तो वी हमें लगाना पड़ेगा बेस फॉर्म, और मतलब बेस फॉर्म हो गए फिर बी, वी शुड वी ऑनेस्ट। उसके बाद द कॉन्फ्रेंस विल, अब विल हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है, तो वी ना आके बेस फॉर्म आएगा, क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। उसके बाद सी मस्ट नॉट टू वेस्ट टाइम, तो सी मस्ट, टू नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमारा जो फिफ्थ आएगा, यहाँ पर जैसे दे रखा है सी मस्ट नॉट टू वेस्ट टाइम, तो मैंने जैसे आपको बताया मॉडल वर्ब के साथ टू प्लस B1 नहीं आता, मतलब कि इन्फिनेटिव नहीं आएगा, हमारा डायरेक्ट बेस्ड आएगा, तो टू को मैं काट सकता हूँ, सी मस्ट नॉट वेस्ट टाइम यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगर मैं लास्ट एग्जाम्पल देखता हूँ, अ न्यू चैप्टर मे बी,
में वी नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया मॉडल वर्ब के साथ वी आता है, मतलब वी हमारा बेस फॉर्म होता है, बी बेस फॉर्म हो गया, वीन आपका बेस फॉर्म नहीं होता, ठीक है, थर्ड फॉर्म हो गया। तो वैसे ही वीन नहीं आएगा, हमारा बेस फॉर्म आएगा, और वीन का जो बेस फॉर्म होता है वो वी होता है, तो मे बी हो गया। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। इससे सबसे ज़्यादा आपके एरर बनते हैं जो आपकी मॉडल वर्ब होती है, जो आपकी मॉडल वर्ब होती है उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ना तो इन्फिनेटिव आएगा डायरेक्ट और ना ही एडजेक्टिव आएगा। अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो पहले हमें मॉडल वर्ब के बाद वी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? वी लगाना पड़ेगा। बेस मतलब एक बेस फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। और एक और चीज याद रखना कि देखो कुछ कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद मेन वर्ब की जरूरत नहीं होती, ठीक है, लेकिन मॉडल वर्ब हमेशा, मॉडल वर्ब के बाद एक चीज हमेशा याद रखना, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब आती है। ये कभी एज अ मेन वर्ब एक्ट नहीं करती। जो मॉडल वर्ब है वो कभी मेन वर्ब नहीं एक्ट करती, ये हमेशा क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। और आपको एक चीज पता है, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद मेन वर्ब आएगी आएगी। जैसे कि देखो शुड के बाद मेन वर्ब आ गई बूस्ट। अगर मैं पेडिस्ट्रियन शुड हेल्पिंग वर्ब और वी आ गई आपकी मेन वर्ब, ठीक है। उसके बाद विल, ठीक है, विल मेरी मॉडल वर्ब है और विल वी अ सेलिब्रेशन, मेरे को एक मेन वर्ब चाहिए ही होगी। अब जैसे शुड है, शुड मेरी हेल्पिंग वर्ब है और मैं डायरेक्ट एडजेक्टिव नहीं लगा सकता, मेरा मेन वर्ब आएगा, तो इसलिए मुझे एक मेन वर्ब लेके आनी पड़ेगी, तो मुझे बेस फॉर्म लानी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वी लगाया है। आई होप ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये लेक्चर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच लेक्चर्स। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।